नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। किसानों के लंबे और तीव्र विरोध प्रदर्शन की बदौलत केंद्र की मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर करने के बाद एक बार फिर देश भर के किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसानों का कहना है कि आंदोलन वापस लेने के समय सरकार ने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया। जबकि उनकी वही पुरानी मांग है कि सरकार जो एमएसपी दे रही है वो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से दे। सरकार एमएसपी पर गारंटी देने यानी उसको कानून बनाए। इससे सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जा सकेगा। एमएसपी से कम कीमत पर कोई व्यापारी अनाज खरीदेगा तो उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। लेकिन सरकार अब भी किसान आंदोलन से पहले वाली जिद पर ही अड़ी है। आम बजट में भी अन्नदाताओं की पूरी तरह से अनदेखी हुई है। बजट में न तो एमएसपी की गारंटी के लिए कानून पर कोई बात हुई और न ही किसान सम्मान निधि का जिक्र किया गया, जिसके चलते किसान दोबारा से आंदोलन की राह पकड़ने पर मजबूर हो गए हैं। एक तरफ पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके तहत घर घर जाकर राशन इकट्ठा किया जा रहा है और ट्रैक्टर ट्रालियां तैयार की जा रही है। तो दूसरी तरफ सरकार भी किसानों को रोकने के लिए किलेबंदी कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई करते हुए संभव बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखने यानी फिलहाल बंद रखने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है, लिहाजा समूह बॉर्डर पर प्रदर्शनरत किसानों की मांगों का समाधान तलाशने और उनसे बातचीत करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए। ऐसे में आज चर्चा है एमएसपी की गारंटी सरकार कहां अटकी कि इसी मुद्दे पर। तो एमएसपी कानून बनाने को लेकर विभिन्न किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बैठकों के बावजूद गतिरोध जारी है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद एमएसपी की व्यवस्था को ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक 29 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई थी। लेकिन बात अब तक नहीं बनी, क्योंकि किसानों की एमएसपी की परिभाषा सरकार से मेल नहीं खा रही। वहीं पिछले 18 महीनों में हुई 37 दौर की बैठकों के बावजूद हाई लेवल कमेटी इस बात पर आम सहमति नहीं बना पाई है कि एमएसपी व्यवस्था को और कारगर कैसे बनाया जाए और किसानों को फसलों के विविधीकरण के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा कमेटी सरकार को अब तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी नहीं सौंप सकी है। ऐसे में आज चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी पहले खास रिपोर्ट। एमएसपी की गारंटी सरकार कहां अटकी? जी हां, देश में किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए नया एमएसपी कानून बनाने को लेकर विभिन्न किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बैठकों के बावजूद गतिरोध और टकराव जारी है। वही अपनी मांगों को लेकर किसान संगठन एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसान संगठनों ने 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। फिलहाल किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर पूरे सामान के साथ डटे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बॉर्डर बंद कर दिया था। ऐसे में अब किसान दिल्ली कूच के लिए बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीते कई दिनों से बंद शंभू बॉर्डर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही किसानों से बात कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। किसानों के लिए, उनके हितों के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। हर संभव प्रयास किया है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखा जाए। उनकी जब भी जो भी मांगे आती हैं उन पर सरकार गंभीरता से विचार करती है। लेकिन आज भी एमएसपी पर कानून नहीं बना है। इनकी संसद चली, इनकी बात को नहीं रखा गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो लोग कूच कर रहे हैं और मांग यही है कि एमएसपी पे, फसलों की एमएसपी पे कानून बनाया जाए। दरअसल किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पैच एमएसपी को लेकर ही फंसा है। अभी सरकार 22 फसलों की एमएसपी तय करती है, लेकिन इसके तहत मुख्य रूप से गेहूं और धान की ही फसलों की सरकारी खरीद होती है, जबकि किसान सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, किसान संगठनों की मांग है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से एमएसपी दे। एक अनुमान के मुताबिक
अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली तो सरकार के खजाने पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। उधर किसानों का तर्क दूसरा है। किसानों का मानना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी न होने पर उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं प्रदीप बैस जी हैं, भाजपा नेता हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ हैं फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस नेता भोपाल से हैं, यश भारती, राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा भोपाल से ही हैं, राहुल राज्य किसान नेता जी हैं हमारे साथ, पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से हैं। विशिष्ट टिप्पणी के आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बैस साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। बिल्कुल। बैस साहब, निश्चित तौर पे फिरोज जी भी बैठे हैं, यश भारती जी बैठे हैं, किसान नेता राहुल राज जी भी बैठे हैं, सभी का उत्तर आपको ही देना है और अकेले देना है। लेकिन पहले हमारा आपसे सवाल यह है कि जब स्वामीनाथन आयोग की 2006 में रिपोर्ट आई थी, उस दौरान कमीशन की, उस दौरान आप लोग भी विपक्ष में थे और भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि स्वामीनाथन आयोग की स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। लेकिन आपकी लगभग 11 साल 10 साल से ऊपर हो गए, सरकार अभी तक नहीं हुई और इसको लेकर के एक बार फिर किसान उद्वेलित है। सर, आपने याद दिलाया कि ये जो रिपोर्ट आई थी 2006 में, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट 2006 में आई जी। आपकी आवाज प्रदीप जी थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रही। प्रदीप जी, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही। एक मिनट सर, मैं सही करता हूँ जी। अब सही आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल सही आ रही है। सबसे पहला तो प्रश्न ये कि उस समय जो है यूपीए की सरकार थी जी। 2004 से 2006 में उन्होंने ये रिपोर्ट मंगवा ली थी जी। और 2013 2014 जी। मई 2014 तक इनकी सरकार चलती रही जी। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि किन आधार पर ये मांग करते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा स्थापित आयोग और इनकी सरकार 2 कार्यकाल पूरा कर चुकी, लेकिन इनको उस समय समझ नहीं आया। अब कॉन्ट्रेरी टू जो इन्होंने किया, यूपीए की सरकार ने जो किया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों से हमारी सरकार ने जो किया जी। उसमें और अब में अगर केवल चर्चा कर ली जाए विस्तार से और लॉजिक के आधार पर, जी। हेटेरोलॉजी के आधार पर नहीं, लॉजिक के आधार पर, तो आप देखिए कि यूपीए का रवैया किस प्रकार से रहा है। बहरहाल मैं अभी जो प्रदीप जी, मेरा सवाल ही आपसे वही है कि 2006 से 2014 तक इन्होंने लागू नहीं किया, उसके लिए आप लोग विपक्ष में रहते हुए मांग करते रहे। अब जब 2014 में आपकी सरकार आ गई तो आपने क्यों लागू नहीं कर दिया? चलिए, लगता है हम एक बार प्रदीप जी के पास फिर चलेंगे। राहुल जी, आपसे ही सवाल है। अब किसान एक बार फिर आंदोलनरत है और एमएसपी अगर लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पे 10 लाख करोड़ से ऊपर का अभी जो दे रहे हैं, जो समर्थन मूल्य जिन फसलों पे दे रहे हैं उसके अलावा और भी 10 लाख करोड़ का भार पड़ेगा सरकार पे। अब ऐसी स्थिति में सरकार जब चलती है तो हर तरफ, आपका अगर घर के मुखिया हैं तो आपको सब्जी भाजी लाने से लेकर कपड़ा पहनने तक और अन्य जो साधन होते हैं सब उपलब्ध कराने का आपके पास एक निश्चित आय है। उस आय के अनुसार ही आप उसको खर्च करेंगे अपने घर में भी। उसी तरह सरकार लाख करोड़ का अतिरिक्त भार आ रहा है, सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि किसान हमारे संपन्न हो, सुखी हो? सिर्फ ये आर्थिक जो परेशानी है उसके कारण नहीं लागू कर रहे। इन स्थितियों में क्या किसानों को भी कुछ नहीं सोचना चाहिए कि सरकार से अगर बात चल रही है, जो हाई लेवल कमेटी बनी है उससे बात चल रही है, तो कुछ आप भी झुके, कुछ सरकार भी झुके? राहुल जी। देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, ये बड़ा पेचीदा मसला है। पहली बात तो सरकार से वर्तमान में कोई बातचीत नहीं चल रही है। लंबा समय हुआ कि सरकार, पिछले आंदोलन में जरूर सरकार ने कमेटी बना के बैठक करी थी जी। इसके बाद इस आंदोलन में चंडीगढ़ में बैठक हुई, उसके बाद किस प्रकार सरकार का दमन चक्र चला, गोलियां चली, छर्रे चले, ये सब पूरे देश की जनता ने देखा। एक किसान उसमें हमारे शहीद भी हुए। अब सवाल है 10 लाख करोड़ का। पहले तो ये 10 लाख करोड़ का आंकड़ा किसने दिया उस व्यक्ति को ढूंढ के लाना चाहिए, क्योंकि ये 10 लाख करोड़ का आंकड़ा कोरी जुबानी जमा खर्च है, इसकी कोई हकीकत नहीं है।
क्यों नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक जो हमने पढ़ा, जो हमने नहीं, मैं आप पे आरोप जी। नहीं लगा ना, ये क्योंकि जो चलता है जी। देखिए क्या है, आज भी आपके स्टार्टिंग वर्जन में आपने दिखाया कि मूलतः धान और गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पे होती है। जी। मक्का सरकार नहीं खरीद, सोयाबीन की भी होती है, सोयाबीन की उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए जी। मूलतः जो खरीदी होती है वो गेहूं और धान की होती है। अपन मध्य प्रदेश की बात कर ले, सोयाबीन पूरा सरकार नहीं खरीद रही, पूरा मक्का, आप इस समय पूरा मक्का सरकार नहीं खरीद, किसानों मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, सरकारी खरीद में जो सरकार जिस चीज के लिए, आज आप मूंग का हाल देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा मूंग खरीदेंगे, पहले कोटा कम कर दिया, फिर कोटा बढ़ाया, आज पूरे मध्य प्रदेश के मूंग उत्पादक किसान लाइन लगाए खड़े हैं, बरसात में अपनी फसल को संरक्षित कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि तुलाई हो जाए, तुलाई का पोर्टल बंद हो चुका है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं होने से ये हो रहा है। और जो बात सरकार की है, हमने कभी नहीं कहा किसी बैठक में त्रिपाठी जी कि सरकार हमारा एक एक दाना खरीदे। हमने हमेशा यह कहा है कि सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदी गारंटी कानून ला दे, ताकि आज अगर मूंग का पोर्टल बंद हो जाता है और मूंग सरकार जितना खरीदने के बाद कहती कि आप बाहर बेचिए, तो मंडी में मुझे कम से कम समर्थन मूल्य तो मिलेगा। हाल क्या था, सरकार समर्थन मूल्य पे मूंग की खरीदी चालू करने के पहले जब उन्होंने 8 क्विंटल का बैंड लगाया और हम मंडी में गए तो हमें 8,858 रुपए 88 रुपए जो सरकार का दाम था, उससे 1,500 रुपए व्यापारियों ने गिरा के 7 से 7,500 में मूंग खरीदी। अगर हम कह रहे हैं गारंटी का कानून बन जाता है, तो कहीं भी किसी भी किसान संगठन ने आज तक नहीं कहा कि सरकार हमारा दाना दाना खरीदे। हम कह रहे हैं कि कानून आप बना दीजिए, आपको पीडीएस में गरीब जनता के लिए जितना खरीदना होता है, जो आप खाद्यान्न भंडारण करते हैं उतना करिए, उसके अलावा खुले मार्केट में हमें सरकार के एमएसपी का संरक्षण तो रहे। देश आखिर कैसे भूल सकता है कि एमएसपी के संरक्षण के कारण हरित क्रांति में किसानों ने उत्पादन बढ़ा के देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर किया, और आज वही किसान अपनी प्रति व्यक्ति आय के लिए संघर्ष करके ये साफ तौर कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए कि सरकार हमारा पूरा दाना खरीदे। बार बार कह रही है, जो 10 लाख करोड़ का आंकड़ा जो आप कह रहे हो वो इसलिए आता है कि बुद्धिजीवी वर्ग चालू हो जाता है, सरकार पे इतना भार आएगा। हमने तो नहीं कहा सरकार हमारा दाना खरीदे, सरकार उतना ही खरीदे जितना सरकार को पीडीएस के लिए चाहिए, गरीब जनता के लिए चाहिए या अन्य कारणों से चाहिए। उसके बाद जो भी हमारा ओपन मार्केट है, कम से कम कोलगेट टूथपेस्ट अगर 10 रुपए में बिक रहा है, और इस स्टेट में हम बैठे हैं जहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से आता है, उस पे एमएसपी और एमआरपी दोनों पे होता है और एमआरपी से ज्यादा बिक रहा है, उन चीजों की किसी को चिंता नहीं है। लेकिन हमारा दाम जो सरकार न्यूनतम तय कर रही है, हम कह रहे हैं कि कम से कम न्यूनतम तो मिले। उसके लिए किसी को आपत्ति क्यों है? हम मानते हैं कि अतिरिक्त थोड़ा भार आएगा क्योंकि दाम बढ़ेंगे। जब हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे त्रिपाठी जी, लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य आएगा, तो हमारी फसलों का दाम बढ़ेगा, जो हमारी वास्तविक आवश्यकता है कि लागत बढ़ रही है, उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ रही है, उसका हम मानते हैं। लेकिन उसमें भी कितना बढ़ेगा? उतना ही बढ़ेगा जितना सरकार पीडीएस के लिए खरीदती है, और सरकार अपने अतिरिक्त बफर स्टॉक को हमेशा एफसीआई नीलाम करती है। तो सरकार के पास जो बच रहा है, सरकार उसे खुले बाजार में बेचे। किसने मना किया है? हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर भार डाल दें। हम इस देश के पढ़े लिखे तीसरी पीढ़ी के किसान हैं, अच्छी तरह से इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और हम ये चाहते हैं कि किसान को समृद्ध बनाने से देश समृद्ध बनेगा, क्योंकि इस देश को विश्व गुरु बनाने का रास्ता त्रिपाठी जी हमारी गांव की गलियों से जाता है, शहर की स्मार्ट सिटी से नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। कहा बुद्धिजीवी वर्ग कह देते हैं 10 लाख, बुद्धिजीवी वर्ग तो आप भी हैं, आपको भी मैं बुद्धिजीवी मानता हूं। खैर, प्रदीप जी आवाज आ रही है? अब नहीं, तो डिस्कनेक्ट हो। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी जी। चलिए, हमारा सवाल आपने नहीं सुना था। हमने कहा था कि जब अभी तो राहुल जी जो किसान नेता हैं, उनने जो अपना तर्क दिया, अब आप उसको वितर्क समझ सकते हैं, वो आपको सुनाई दिया कि नहीं? सर, आवाज फटके आ रही है, थोड़ा एक बार और दोहरा देंगे प्रश्न को? राहुल जी ने अभी बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सवाल भी किया कि आप 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा केंद्र सरकार पे। मैंने उनको ये उदाहरण भी दिया कि अगर एक मुखिया होता है, उसके पास एक निश्चित आय होती है, उस आय के अनुसार ही वो घर परिवार चलाता है सीमित साधनों में। उसी तरह सरकार के पास भी एक निश्चित आय होती है, उस आय के अनुसार जो जावक होता है उसको भी वो बैलेंस करके खरीदता है। राहुल जी ने कहा कि ये कहीं भी आंकड़ा नहीं है कि 10 लाख का अतिरिक्त भार पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमारा अनाज खरीदे। उनका कहना है एक फिक्स कर दे
जिससे व्यापारी न खरीदे, सरकार भी उसी रेट पे बेचे, तो ऐसे में किसानों को जो लागत मूल्य है उससे बढ़ के कम से कम लागत मूल्य तो निकल आए। एक सवाल। दूसरा, इसके पहले जो मैंने आपसे सवाल कहा था कि स्वामीनाथन आयोग को लेके आपने कहा पता नहीं क्यों इन लोगों ने 2014 तक लागू क्यों नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूं कि उस समय आप विपक्ष में थे, आप लोग मांग कर रहे थे कि स्वामीनाथन जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट को आप लागू करें, और अब जब आप सरकार में आ गए हैं तो आप लागू कर सकते हैं, आपके हाथ में है। निश्चित तौर पर 2006 की रिपोर्ट पे जब तक उसको अपडेटेड नहीं कर लिया जाए, तो उसको के साथ कैलकुलेट न कर लिया जाए, हो सकता है सरकार के अपने पहलू हो सकते हैं। बहरहाल आपके इसके पहले वाले प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। हालांकि ये चर्चा थोड़ी दूसरों पर लगेगी कि डेविएट हो रही है, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा, वो जो 3 कानून किसानों के आंदोलन से वापस हो लिए थे, आज राहुल जी अगर उसी की बात कर रहे हैं, वो किसान को गारंटी देते थे उनकी फसलों को लेकर के, लेकिन बहरहाल उसको वापस कर लिया गया पिछली सरकार में, और प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए माफी भी मांग ली, क्योंकि हुआ कहां से था। अब आप थोड़ा सा देखिए, मैं ये जो उत्तर देने जा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसान विरोधी हूं, मैं भी किसानों के ही घर से आता हूं और हमारे भी खेत होती है, तो मैं किसानों के हमेशा साथ ही, और एक क्षेत्रीय, एक जो है देसी नागरिक होने के नाते बहुत से लोग जो है अंग्रेजी पढ़े हुए और अंग्रेजों की संगति में रह करके आते हैं और किसानों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये निर्धारित हो जाना चाहिए कि भाई किसान है कौन। वो जो 12 लाख 14 लाख 50 लाख की गाड़ियों में आंदोलन करने आ रहा है, या वो जो दिन रात अपनी खेतों में उगा रहा है फसल को, वो एक विस्तृत चर्चा का मुद्दा हो गया। ये देखिए, सरकार ने पिछली बजट, जो अंतरिम बजट या उसके पहले के जो बजट थे, उसके बाद का जो एलोकेशन हुआ है वो विकासवादी काम को लेकर के हुआ है। जो एक्स्ट्रा एलोकेशन हुआ है ड्रोन का टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए, और लखपति दीदी और ड्रोन वाली जो स्पेशल ट्रेनिंग है उसमें महिलाओं को तरजीह दी जा रही है, खास करके तब जब एक परिवार में पति और पत्नी होते हैं, पति काम करता है, अगर महिला के हाथ सशक्त होते हैं तो वो भी किसान का परिवार ही सशक्त होता है। विपक्ष को क्या है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विरोध करना है। ठीक है भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी तो ये लोग भ्रम में थे कि ये जीत गए हैं, अभी थोड़े दिन, कुछ 2-4 दिन पहले एहसास हुआ कि नहीं, हम अभी विपक्ष नहीं है, तो वह पार्टी खत्म हो चुकी है। आप एक बात बताइए त्रिपाठी जी, आप इतने अनुभवी व्यक्ति, एक बात बताइए, क्या केवल परेशानी पंजाब के ही किसानों को है? बगल में हरियाणा है, उसके बगल में उत्तराखंड है, हिमाचल में भी खेती होती है, उधर जम्मू कश्मीर में भी खेती होती है, वहां के किसान क्यों नहीं आते हैं? आखिर केवल पंजाब के ही किसानों को आने का किराया भाड़ा कौन देता है? ये मैं मुद्दों से बचने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार के लोग आते हैं किसानों का झंडा उठा करके यहाँ पे बात करने के लिए, किसान हमारे लिए अन्नदाता है, पूजनीय है, लेकिन किसानों के भेष में जो छद्म लोग आ जाते हैं और केवल राजनीति करते हैं। आज बजट अच्छा आया है, एलोकेशन कृषि को लेके हुआ है और बड़ा प्रैक्टिकल और साइंटिफिक हुआ है, ये नहीं कि केवल उठाए और पन्ना पलटे, आंकड़ा बढ़ाए और बढ़ा दिए। आप बताइए, सरकार बजट में बेसिकली यही प्रस्तुत करती है कि हमारी कमाई कितनी थी और हमने कितना उस पर रिस्क लेकर के आगे विकासवादी कामों में लगाया है। 37 लाख करोड़ कमाई है, उसके बाद एक करीबन 20% से ज्यादा जो है पेश किया गया बजट, जो कमाई और उसके खर्च में जो डिफिसिट है, और उसमें भी किसानों को तरजीह दी गई है। अगर कोई व्यक्ति विवेकशील है, वो समझता है इस बेसिक अर्थ गणित को, तो उसको समझ में आना चाहिए कि सरकार कितनी कटिबद्ध है मूल चूल परिवर्तन के लिए। खाली एक नहीं, और एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। ये जो पंजाब के लोग किसान बने आ जाते हैं, जैसे ही पैन कार्ड से आधार लिंक हुआ, 15 लाख किसान गायब हो गए पंजाब से, जिनको कि वो मानदेय मिलता था साल का 6,000 या 8,000 जो भी मिलता था। तो ये बताइए कि ये जो किसान उठ करके खड़े आते हैं, मेरा सबसे पहला है कि मुझे इनकी मंशा पे भरोसा नहीं है, इनकी मंशा कुछ और है और ये फंडक कहीं और से है। जी प्रदीप जी थोड़ा विषय पे आ जाएं। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो सही किसान है या नकली किसान है, इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही। बात इस बात पे हो रही, स्वामीनाथन जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की गई और किसान फिर उद्वेलित है, इस मुद्दे पे बात हुई है। मैं इसका उत्तर ले लूंगा, थोड़ा सा विपक्ष की बात आ जाए तो फिर आप सभी का उत्तर आपको ही देना है। फिरोज जी भी हमारे साथ है, लेकिन आपने बजट की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मात्र
1.52 लाख करोड़ कृषि विभाग किसानों के लिए आवंटित किया गया है, उनके उन्नयन के लिए आवंटित किया गया है, जो आप भी समझते होंगे पर्याप्त नहीं है। 2 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की बात कही गई है, जिसमें मात्र 365 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछली बार आपने आवंटित किया था उससे भी 94 करोड़ कम दिए गए हैं। ऐसी व्यवस्था में आप खुद सोच सकते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए 2 करोड़ किसान कैसे आप जोड़ पाएंगे। हमारे साथ फिरोज जी हैं, फिरोज जी की बात सुन लीजिए, कांग्रेस से हैं। हमारे यशपाल जी, यशदीप जी कह रहे हैं बार बार कि उन्हें कुछ आपने जो कहा उसको बोलना है। फिरोज जी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी, सबसे पहले तो 2014 तक आपने क्यों उसको लागू नहीं किया, कमीशन की, आयोग की नहीं? 187 पॉइंट्स थे, राहुल भाई सही कह रहा हूं ना मैं, 187 बिंदु थे उनके, 125 के करीब बिंदु हमने पूरे किए जी। दूसरी बात, जब भी किसान मिलने गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से, तो मनमोहन सिंह जी ने किसान संगठन के नेताओं से पूछा कि हम जो है गेहूं को चाहते हैं कि गेहूं और जो है धान ये भरपूर मात्रा में होने लगे। किसानों ने ही ये उनको सुझाव दिया था कि आप इसकी एमएसपी पे खरीद शुरू कर दीजिए। ये मनमोहन सिंह जी शुरू करके गए थे, बोनस भी उन्होंने ही देना शुरू किया था इसको, और ये तो हम आगे बढ़ ही रहे थे। लेकिन 2014 तक कब किसानों के बीच एमएसपी का मुद्दा था? क्योंकि जब भाव आता था तो भाव मिलता था किसानों को। मैंने तो कभी नहीं सुना फसल लागत मूल्य का मामला, मेरे दिमाग में तो कभी नहीं आया। और अच्छे खासा मंडी सिस्टम था, वो मंडी सिस्टम चल रहा था। दिक्कत यहां से शुरू हुई कि जब 25 लाख करोड़ रुपए का ये जो व्यापार है, इस व्यापार पे सरकार और सरकार के पूंजीपति मित्रों ने जो है उस पर कब्जा करना शुरू किया। आप देखिए, जो भी ये समर्थन मूल्य पे खरीदी करते हैं, मध्य प्रदेश में खरीदी करेंगे धान की या उसकी गेहूं की, तो सरकार जो है कभी कोटा कम कर देती है, कभी कोटा बढ़ा देती है, कभी भुगतान में देरी करती है। किसान मजबूर हो जाता है कि वो बाहर बेचे। तो ये लाल फीताशाही है। जैसे मूंग की बात की अभी राहुल भाई ने, अब 8 क्विंटल पर हेक्टेयर कर दी उन्होंने मूंग की, जबकि दाना दाना आपको खरीदना है, जिन्होंने पंजीयन किया है वो जितना लाएंगे उतना देना है आपको। वो बंद कर दिया, दोबारा चालू किया, किसान लाइन लगाए खड़े, और उसके बाद भी तुलाई नहीं हो रही। और किसान अपनी जो धान की फसल थी या जो खरीफ की फसल थी वो तो बो चुका, और जो छोटा बहुत हमारा लघु किसान है उसकी तो मूंग बिक चुकी। अब तो वो व्यापारी ले जाके वो उसकी किसान के नाम से व्यापारी जो है वो मूंग तुलवाएंगे। तो ये सरकार की जो गलतियां हैं वो सामने, आप ही ने तो कहा ये सारी 2000 एमएसपी लागू करने में सारी गलतियां दूर हो जाएंगी। देखिए, एमएसपी जब आप लागू कर देंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि अब ये देश में ये समय आ गया है कि किसान को ये हक मिले कि वो अपना कम से कम समर्थन मूल्य पे अपनी फसल को बेच सके। उसको उसका समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। जो उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, ये किसानों के साथ शोषण हो रहा है, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं। तो इस शोषण को भी तो रोका जाना चाहिए, और ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और सरकार को ये कानून बनाने में क्या दिक्कत है? आप मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है उसको आप लागू कर दीजिए। उसमें होता यह है कि जैसे ही फसल का दाम जो है मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे गिरना शुरू होता है, किसान जो सरकार जो है अपने आउटलेट्स खोल देती है और अपने आउटलेट्स में जो है किसानों से खरीदी शुरू कर देती है, वापस मंडी का भाव ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन इतनी लाल फीताशाही है समर्थन मूल्य की खरीदी में कि एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे जाओ, पोर्टल उसको आपको वो करेगा, फिर एसएमएस आएगा, फिर आप जाइए, फिर तुलेगा। इतनी जिसकी हद नहीं है वो सरकार ने कर रखी। इसलिए जो है ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कर रहे हैं कि इस न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए कर रहे हैं? यही हम कह रहे हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करेंगे जब आप, तो ये जो 10 लाख करोड़ का आंकड़ा आया है ये मूर्ख बनाने का है। जब मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आप लागू कर देंगे, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से ही सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आपने उठाया, सरकार ने अपने आउटलेट खोले, किसान जाके अपने सरकार के आउटलेट में बेचने लगेगा, अपने आप मंडी के भाव स्थिर हो जाएंगे। लेकिन जब व्यापारियों को और लोगों को यह पता चल जाता है मंडी में कि यहां सरकार में तो बिकेगा नहीं, तो अब जब सरकार खरीदेगी नहीं तो हमको जो है औने पौने दाम में, किसान मजबूरी में हमारी मंडी में आया है तो लो ये खरीद लेते हैं हम। इसलिए तो 7,500 का भाव आ रहा है। क्या जरूरत थी आपको उसमें 8 क्विंटल का जो है ब्लॉक लगाने की?
8 कुंटल क्या मूंग आई है, मूंग की जो है कि एवरेज पैदावार है, सरकार कहती है कि जो ये अलग अलग राज्यों में अलग नहीं नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश की आप बात मध्य प्रदेश में सरकार कहती है कि एवरेज यील्ड जो है मूंग की 1 हेक्टेयर में 15 से 18 कुंटल है और आप खरीद 8 कुंटल रहे हो। ये कैसी बात है? आप खुद ही कह रहे हैं, आप ही का विभाग कह रहा है ना ये बात। अभी तो शंभू बॉर्डर की बात हो रही है। जैसे हम आपके पास फिरोज जी फिर से आएंगे, प्रदीप जी को फिर कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत सारे आंकड़े दे देंगे। तो हमारे साथ यशदीप जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। यश भारती जी, माफ करिएगा। यश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्रदीप जी उत्तर दे रहे थे। और रहा सवाल इसका कि आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, निश्चित तौर पर मेरठ का जो क्षेत्र है वहां आसपास जो मेरठ के क्षेत्र में से ज्यादा किसान पहुंच रहे हैं वहां। और अभी प्रदीप जी ने कहा कि सिर्फ पंजाब के किसानों को ही परेशानी क्यों है, पूरे देश भर के किसानों को क्यों नहीं? मैं उसी बात को टोकना चाह रहा था त्रिपाठी जी। 2 बातें हैं, एक तो जो नजदीक रहता है वो ज्यादा ताकत के साथ दिल्ली पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी मैं प्रदीप जी को याद दिला दूं और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तमिलनाडु से किसान निकलते हैं दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के लिए, भोपाल में धोखे से उतार लिया जाता है ट्रेन से, महिला गंभीर रूप से चोटिल होती है, उसके सर पे चोट लगती है, गुप्त जगह पे बैठाया रखता है। जब आप मीडिया के साथ ही ढूंढ लेते हैं, फिर रातों रात उनको बैठा के उज्जैन ले जाया जाता है कि साहब तुमको महाकाल के दर्शन कराएंगे, अयोध्या ले जाएंगे, तमाम जगह दर्शन कराएंगे, फिर उज्जैन स्टेशन पे छोड़ दिया जाता है। तो ये इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब दूर से किसान आता है तो उसके पास भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किस तरीके से उसके साथ अन्याय अत्याचार करती है, गुमराह करती है उन भोले वाले किसानों को। दूसरी बात जो आपने कहा कि वहां पास में जो रहते हैं तीव्र आंदोलन कर सकते हैं, तो हरियाणा बॉर्डर भी लगता है, राजस्थान बॉर्डर भी लगता है, वहां के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा प्रदीप जी का कहना है। नहीं, प्रदीप जी का कहना, प्रदीप जी को नहीं दिखते होंगे हरियाणा के, नहीं दिखते होंगे राजस्थान के, नहीं दिखते होंगे दिल्ली के ही किसान। वो दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली में भले ही संख्या कम है, लेकिन समस्या वही है किसान की। खुले आसमान के नीचे अपनी दौलत रखता है, एक दिन अपने घर के ताले लगाए बिना सोतों के जाएं ये, पर वो किसान तो खुली दौलत रखता है अपने सामने। उसके सीने पे क्या गुजरती होगी सोचिए। किसान किस आपदा के साथ में जीता है जब वो अपनी फसल की रक्षा के लिए बिस्तर लगा के सोता है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में पानी लगाता है, कहीं बिजली के तारों से मर जाता है, कहीं आवारा पशुओं से अपनी उपज को बचाने के लिए रह रहा है, जिस तरीके से आवारगी उत्तर प्रदेश में हो रही है आवारा पशु की। लेकिन प्रदीप जी को नहीं दिखेगा वो सब चीजें। उन्हें तो आंदोलन में भी रहस्य दिख रहा है कि कहां से फंडिंग हो रही है, कैसे बड़ी गाड़ी से आ रहा है। किसान को तो फटी धोती में ही होना चाहिए, फटे जूते में ही होना चाहिए। किसान के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है, किसान के बच्चे को अंग्रेजी बोलने का अधिकार नहीं है। जो उनकी अभी भाषा थी कि अंग्रेजी बोलने वाला है तो वो किसान नहीं है। यस भारती जी, ये किसने कहा कि अंग्रेजी बोलने वाला? अभी प्रदीप जी ने कहा। ये जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग आ जाते हैं और जो अर्थशास्त्र समझाने के लिए, ये प्रदीप जी की भाषा थी। मैं वो बताना चाह रहा हूं कि इनकी नजर में तो अगर किसान अंग्रेजी बोल रहा है तो वो किसान नहीं हो सकता, वो महंगी गाड़ी से चल रहा है तो वो किसान नहीं हो सकता। यानी वो फटीचर रहे जिंदगी भर, आत्महत्या करता रहे उनके परिवार से, तो वो इनको किसान मान लेंगे। इनकी हर बात को, जनजाति को इनका केंद्रीय मंत्री का बेटा आकर के उनको गाड़ी से रौंद दे तो वो इसको किसान मान लेंगे, तब उसके साथ अन्याय अत्याचार नहीं मानेंगे। दूसरी बात, इनका वादा था, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं। नहीं, आप पूरे समय हम जो किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर में तैयार हैं आंदोलन करने के लिए, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं आपसे। प्रदीप जी जो समस्या है उन्हीं पे बात करूंगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा किया था मध्य प्रदेश और देश के किसानों से कि हम किसानों से लगभग 2700 रुपए क्विंटल गेहूं लेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। लेकिन 11 मार्च को इनकी कैबिनेट की बैठक होती है तो 125 रुपए बोनस देने की बात करते हैं। एमएसपी पे बात नहीं करी, 125 रुपए बोनस देने की बात करते हैं, तब भी 2400 रुपए करीब हो पाता है। तो ये इनकी कैबिनेटों में हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। और अगर इनसे प्रदीप जी जो इतनी जानकारी रखते हैं, दिल्ली की जानकारी चाह रहे हैं, तो इनसे पूछ लीजिए इनके पिछली सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे। बिना गूगल किए नाम पूछ लीजिए, बता नहीं पाएंगे। क्योंकि तमाम इनके बड़े नेता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा अर्थशास्त्र के लिए, किसानों के लिए बात कही है। डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकोनॉमी। तो रोड का विकास माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, जिसमें 2 बड़ी मंडियां दी, जिसमें किसान खुद आकर के अपनी चीजों को बेच सकता है, बेहतर उसकी कीमत ले सकता है, उसको बिचौलियों की जरूरत नहीं है, उसमें सरकार की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने एक भी कोई ऐसा एक्सप्रेसवे ना उत्तर प्रदेश में कोई मंडी बनाई जिसमें किसान आकर के अपनी उपज को बेच सके, बेहतर दाम ले सके, किसी पे निर्भर ना रहे। इन्होंने ये चाहते हैं
कि निर्भर रहे, सरकार के आगे आश्रित रहे। जब भी इनके साथ बैठक करने की बात आएगी तो ये उसे गुमराह करते रहेंगे। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ लेकिन इनको दिखा नहीं। जिस तरीके से कोविड काल में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और सदन को यह बताया कि एक भी किसान पैदल, एक भी मजदूर पैदल नहीं चला पूरे देश भर में, ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति मरा नहीं, तो इस तरीके की झूठी बातें ये केवल सुप्रीम कोर्ट को देने का, अन्य कोर्टों को देने का काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जरूरत खत्म हो चुकी है, क्योंकि हर चीज का निर्णय तो कोर्ट ले रहा है। तो अगर कोर्ट को ही निर्णय लेना है तो फिर सरकार की आवश्यकता क्यों है? बिल्कुल भारती जी, निश्चित तौर पे। उससे मैं आपको बता दूं, आपने केंद्रीय कृषि मंत्री पूर्व का नाम पूछा था, नहीं, इनसे पूछिए, प्रदीप जी से। प्रदीप जी नरेंद्र सिंह तोमर जी के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। हमारे साथ पीसी रथ जी। जी प्रदीप जी, ये देखिए क्या होता है जब चर्चा में साम्यवादी को थोड़ा अटैक किया जाता है ना, ये सब भाई साहब समाजवादी पार्टी के, अब मुझे नहीं पता कि आप मेरे से सीनियर है या जूनियर, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये पर्सनल अटैक अच्छा नहीं लगता है। सर, इसमें पर्सनल अटैक वाली क्या बात है? आपके मंत्री का नाम पूछ लिया तो पर्सनल अटैक हो गया क्या? चलिए प्रदीप जी आ रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रथ साहब हैं, उनकी टिप्पणी ले ले, फिर मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। रथ साहब, ये जो आंदोलन चल रहा, कई तरह की बातें आ रही, नकली और असली किसान तक की बात आ गई। अलग अलग हमारे फिरोज जी कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है, भारती जी कह रहे हैं कि किसानों का दर्द वर्तमान सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिख नहीं रहा है, और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार की जरूरत ही नहीं है, अब कोर्ट देश चलाए, ऐसा इनका कहना है। राहुल राज जी को भी आपने सुन लिया होगा, क्या टिप्पणी है आपकी? एक बार फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। रथ साहब जी, देखिए जी त्रिपाठी जी, जो किसान आंदोलन का मुद्दा है वो बहुत कुछ तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणियां की इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए उससे ही क्लियर हो गया था। जब हरियाणा की हाईकोर्ट, जो पंजाब हरियाणा की हाईकोर्ट है, उसके डिसीजन के कि एक हफ्ते में आप वो बॉर्डर खोल दिया जाए, उसके खिलाफ हरियाणा सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई और सुनवाई हुई तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि ये यथास्थिति अभी बरकरार रखी जाए, एक हफ्ते के बाद हम सुनवाई करेंगे और तब तक के आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार हो, और ऐसे लोगों को किसान के पास बात करने के लिए भेजिए जिसको दोनों पक्ष के लोग स्वीकार करते हों। ये उन्होंने शर्त रखी और एक हफ्ते के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है जी। तो इसका मतलब, और साथ ही साथ ये कहा है कि सरकार को, किसानों के बीच में सरकार अपनी विश्वसनीयता बना नहीं पा रही है, सरकार को अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए अपने मंत्रियों को और कुछ लोगों को भेजना चाहिए किसानों के पास। यानी विश्वास का संकट कहीं ना कहीं किसानों और सरकारों के बीच है, ये सुप्रीम कोर्ट ने समझा है और समझाने की कोशिश की है। तो ये जो मुद्दा है वो स्वामीनाथन कमेटी ने जो किसानों के लागत मूल्य का आंकड़े दिए थे कि इस तरह से लागत की गणना की जाए और लागत से 2.5 गुना से ज्यादा का समर्थन मूल्य डिसाइड होना चाहिए, इस तरह से जो स्केल अलग अलग बनाए थे स्वामीनाथन कमेटी ने, उसको लेकर के सरकार ने सहमति जाहिर की थी और सरकार ने उसको लागू करने का आश्वासन दिया था। और दूसरी बात कि किसानों के भड़कने का एक मुख्य कारण था कि जो किसान 3 कानून जो लागू किए गए थे, वो कानून जो विधेयक संसद में लाए गए थे, तो बिना संसद में बहस किए उसको सीधे सीधे लागू कर दिया गया। वो तो रथ साहब वापस हो गया मुद्दा, अब फिर से किसान आंदोलनरत है जाता है, किसान फिर से आंदोलनरत हो गए हैं, वो तो कानून वापस हो गया है जी। तो कोई जी तो बिल्कुल तो उसी को याद दिलाने की जरूरत है कि हरीश राय उस समय में अध्यक्ष थे और उन्होंने बिना बहस के उसको लागू कर दिया था। इसी कारण जो किसानों का आक्रोश था वो उभरा और उसमें 900 किसानों की बलि हो गई उस आंदोलन में, और उसके बाद अंततः सरकार को मजबूर होकर के उसे वापस लेना पड़ा। तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं इस बार याद दिलाने की जरूरत है कि किसान अपनी बात को लेकर के किस सीमा तक जा सकते हैं, और सरकार जो है वो कितना भी विरोध कर ले उसके पीछे वो झुकने वाले नहीं हैं। ये उन्होंने अपने तेवर पहले दिखाए हैं। तो सरकार को अभी भी किसानों के साथ बातचीत में ये सब बातों को ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास अगर कायम नहीं हो पाएगा तो मुद्दे का समाधान नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मुझे कृषि से होने वाली आय का एक एग्जाम्पल ये याद आ रहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता हैं ओपी चौधरी, जो आईएएस से भाजपा के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, अभी मंत्री भी हैं।
उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि वो कृषि में, जब से उन्होंने नौकरी छोड़ी आईएएस की और राजनीति में आए, उन्होंने कृषि पे ध्यान दिया और खेती से उनको काफी लाखों रुपए की कमाई हुई। और उसके बाद उन्होंने कृषि में जो अपना जो कमाई का लोगों को इंटरव्यू देने वालों को आज भी बताया, पत्रकारों को मीडिया के साथ शेयर किया कि कृषि को अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो अच्छी खासी इनकम उससे होती है। तो ये, और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जो खरीद का सिस्टम है जो पिछले 20 सालों से लागू है कि किस तरह से पंचायत स्तर पर खरीदी का व्यवस्था की जाती है, मुझे लगता है बैस जी उसकी जानकारी होगी बैस जी को। और जो धान की खरीदी, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है, तो उसकी खरीदी जिस तरह से होती है उससे ग्रामीण बाजार में बहुत बड़ी राशि आती है। किसानों के पास जो पैसा आता है वो घूम फिर के लोकल मार्केट में आता है और उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। यहां तक कि कोरोना के समय में 2 साल का जो आर्थिक अवरोध था उसमें भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने बड़े पैमाने पे कृषि उपकरण खरीदे थे। ट्रैक्टरों की बिक्री छत्तीसगढ़ में बढ़ी थी क्योंकि जो राशि मिल रही थी धान को बेचने से किसानों को, वो इतनी राशि थी कि उससे किसान कुछ अतिरिक्त अपने लिए कर पा रहे थे। रथ साहब, हर राज्य बताते हैं कि उस समय छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल उद्योग और कृषि उपयोग को फायदा हुआ था। रथ साहब, इस तरह की हर राज्यों में कुछ समर्थन मूल्य पूरे देश में एक होता है, लेकिन हर राज्यों में अलग अलग भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। छत्तीसगढ़ में अलग होगी, मध्य प्रदेश में अलग होगी, जैसे फिरोज जी ने भी दिया बताया, यस भारती जी ने भी बताया। प्रदीप जी, आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन राहुल जी को आप नहीं सुन पाए थे जो किसान नेता हैं। राहुल जी, आपको चूंकि वो सत्ताधारी दल से प्रतिनिधि है, प्रदीप जी आप उससे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रदीप जी से उत्तर ले लेते हैं, फिरोज जी का भी, यस भारती जी का भी और आपका भी। धन्यवाद त्रिपाठी जी। देखिए, पहले तो मैं उनकी इस बात को नहीं समझ पाया। उन्होंने शुरुआत करते ही कहा कि जो लोग आज ये बात कर रहे हैं वो कृषि कानूनों का विरोध करते थे, आज उन्हीं की मांग कर रहे हैं। तो मैं उनके कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर कर दूं। आज अगर किसान मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो उसी का कारण है कि आपके बिल आने से पहले, जब वो पेश भी नहीं हुआ उससे पहले हमें पता था कि उसके पीछे की चाल क्या है जी। और आज भी एमएसपी गारंटी कानून की मांग जो हम कर रहे हैं वो बहुत शांतिपूर्वक इस बात को समझ लें कि सरकार की अतिरिक्त भार तो तब आएगा जब आप हमको लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य असल में दोगे। आप अपने फैक्ट चेक कर लीजिएगा, आज तक प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो सरकार है उसने A2+FL दिया है, C2+50 नहीं दिया। और जब सरकार बनी थी तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक किसान संगठन ने रिट पिटीशन लगाई थी और एफिडेविट सरकार ने दिया था कि हम C2+50 देने में सक्षम नहीं है। एक बात। दूसरी, समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग कर रहे किसानों पर इन्होंने जो टिप्पणी करी है कि बड़ी गाड़ी से आते हैं, इससे आते होते, ये पूर्व कुंठा को छोड़कर क्या ये एक बात ये नहीं समझ सकते, जिस दिन देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं किसानों को समझाने में सक्षम नहीं रहा और माफी मांगता है, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमको बताएंगे कि वो असली किसान थे कि नकली किसान थे। दूसरा, समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग को समझने के लिए इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम क्या कह रहे हैं। हम केवल इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो दाम मान्यवर आपने तय किया है, वो दाम तय करने के बाद आपका जो कोटा है उससे आप खरीदिए। आज आपने मूंग के कोटा की बात सुनी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, हमने भी बताई हमें मध्य प्रदेश की बात, उस बात में जो कोटा आपका पूरा हो गया तो आज हम दर दर भटक रहे हैं। इस उदाहरण से समझिए कि मूंग का कोटा पूरा होने के बाद किसान दर दर नहीं भटकता, आपकी खरीद के लिए मोहताज नहीं होता। प्राइवेट मंडी पे हम प्राइवेट मंडी लाने की बात नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा बनाई गई मंडी में आपके द्वारा तय किया गया दाम सो व्यापारी है उसको खरीदने के लिए बाध्य रहे, इस बात की बात कर रहे हैं। उसका उदाहरण है मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पिछली बार आदेश दिया था कि समर्थन मूल्य से पैरी बोली लगनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लौता राज्य है जिसके मंडी एक्ट के 1972 के मंडी एक्ट में धारा 36 कहती है कि पहली बोली समर्थन मूल्य से लगनी चाहिए। तो हम उसी एक्ट को एक कानूनी जामा पहना के पूरे देश के किसानों को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझना पड़ेगा कि आज हमारी आमदनी के बाद हमारा फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। आज मैं तय नहीं कर सकता कि मेरी 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ की फसल को इतने दाम में बेचूंगा तो अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ा सकता हूं, मैं यहां जाके इस प्रकार से अपना घर बना सकता हूं। अगर हम चाहते रहे हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आज सुनिश्चित हो, मुझे पता हो कि अगर मैंने 5 एकड़ में मूंग बोई है तो मुझे 5 एकड़ का इतना दाम तो कम से कम मिलेगा, तो उनको तकलीफ क्या है? हम कहां कह रहे हैं कि सरकार खरीदे, आप तो बीच से हटिए ना। आपको खरीदने के लिए बात कौन कर रहा है? प्राइवेट मार्केट को सरकार किसान के लिए संरक्षण का केंद्र क्यों नहीं बनाना चाह रही? क्यों नहीं सरकार उन व्यापारियों को यह कह सकती कि नहीं आपको इस दाम पे खरीदना पड़ेगा? अगर व्यापारी का घर किससे चल रहा है? किसान से। मैं ये कहता हूं इस देश में उगाने वाले किसान के अलावा ट्रेडर, आड़तिया, व्यापारी, एक्सपोर्टर सब फायदे में। जो आपका कृषि पर आधारित उद्योग बनाते हैं
वो भी लाभकारी धंधा बना के बैठे हैं। किसान घाटे में क्यों है? आईएएस ऑफिसर की बात वो कर रहे थे, हर वो आदमी जिसके पास पूंजी और पानी है वो आज पैसा कमा रहा है, लेकिन किसान नहीं कमा रहा। सरकार केवल इतना नहीं कर पा रही है कि भाई हाँ ठीक है, किसान का हमने जो दाम तय कर दिया, व्यापारी इससे पहली बोली लगाएगा। इसमें हम क्या गलत मांग रहे हैं? हमने कब कहा, किस मोर्चे पे कहा कि सरकार हमारी पूरी बात करे? और बजट की जो बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान बजट की बात करता हूं। आपने कहा तिलहन और दालन का हम प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, आपके बजट की बात तो त्रिपाठी जी नहीं बता दी कितना कम कराए। प्राकृतिक खेती की बात आप पिछले 10 साल से कर रहे हो, कितनी प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन कर दिया आपने, कितनी राशि दे दी? और आज बजट में तिलहन फसल बढ़ाने की बात कर रहे हो। पिछले साल केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि किसान मूंग लगाएं, ग्रीष्मकालीन मूंग लगाएं। लो भैया लगा ली मूंग, खरीदी आपने हमारी मूंग। इसलिए तो कह रहा है ये प्रोत्साहन का ढोना बंद करे। आप तो भैया समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाए ताकि आपको जितना खरीदना है, आपके बाद भी सरकार आएंगी त्रिपाठी जी, ये कानून बन गया तो जन्म जन्मांतर तक हमारी आने वाली फसल रूपी नस्ल सुरक्षित रहेगी। अब उसकी मांग कर रहे हैं। चलिए प्रदीप जी, उत्तर बहुत सारी बातें हो गई। मध्य प्रदेश के बारे में अब आपको नहीं मालूम हो तो एक बार हम पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन यहां बात इस बात की हो रही है कि आप कानून बना दीजिए। सरकार पे 10 लाख करोड़ का जो एक आंकलन आया है कि 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जो करीब 23 फसलें खरीदी जा रही समर्थन मूल्य पे, उसके अलावा जो फसलें खरीदी जाएंगी उसमें केवल 10 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। इनका कहना है कि आप कानून बना दीजिए, कानून बनाने के बाद सरकार भले ना खरीदे, हम बेच लेंगे। अड़तिया, व्यापारी, उद्योग, कृषि से आधारित जो लगाते हैं सब फायदे में है, लेकिन किसान नहीं है। ऐसी स्थिति में आप खुद कहते हैं कि आपके किसानों की सरकार है, तो किसानों के हित में बात करें। प्रदीप जी, पूर्व और वर्तमान कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से ही अपना संबंध रखते हैं। अब आगे आप अपना आईक्यू दौड़ाइए, उसको पता कर लीजिए। एक बार फिर से आपकी आवाज फिर ढंग से नहीं आ रही। मैं कह रहा था कि सर वर्तमान और पूर्व कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से ही अपना संबंध रखते हैं जी। उनको बता दीजिएगा, वो समाजवादी वाले जो थे जी। दूसरी सर, मैं इन सारे प्रश्नों का एक एक करके जवाब दूंगा, लेकिन एक आंकड़ा अभी आया है, 11.8 करोड़ किसानों का लाभ हुआ है। ये जितने लोग चर्चा कर रहे हैं या जितने लोग आवाज उठा रहे हैं, हो सकता है कि ये उनमें से ना हो जी। 11.8 लाख करोड़ किसानों में से ये लोग ना हो, तो इनका प्रश्न जायज बनता है। अभी किसी वक्ता ने मेरे से बोला कि एक अधिकारी थे जो वर्तमान में हमारे जो है मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के राज्य में, और वो कृषि मंत्री, उन्होंने कृषि का काम किया। अब मैं एक थोड़ी सी हो सकता है इनको झुंझलाहट हो, थोड़ी लीक से हट के बात करता हूं। उसके पूरे बेस में कोई व्यक्ति अगर अधिकारी रहा है तो निश्चित तौर पर पढ़ा लिखा है और उसको वर्तमान टेक्निक्स और तरीकों का पता है कि कृषि किस प्रकार से लाभकारी बनाई जा सकती है। वर्तमान बजट में सरकार ने जो प्रावधान किए हैं वो एक तरह से बड़े सेठ साहूकारों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए, कि आखिर अगर किसानों के ट्रेनिंग होगी और किसानों के लिए इस सुविधा की में बढ़ोतरी होगी, तो किसान जो आज पिछड़ रहा है, वो किसान जो कार में नहीं चल पाता है या जिसके बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, अगर उसको जागरूकता होगी तो वो अपने रास्ते निकाल लेगा। दूसरी बात, अभी मेरे से पहले वाले वक्ता बोल रहे थे कि इनको भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आप दे दीजिए। भैया, ये जो कृषि कानून जो 3 थे जो वापस ले लिए गए, क्या उनको आपने विस्तार से पढ़ा था? और अगर आपने विस्तार से पढ़ा था तो क्या आप उस आंदोलन में शामिल थे जिसने बाध्य किया सरकार को ये कानून वापस लेने के लिए? तो जो किसान नेताओं की ये दोहरे मापदंड होते हैं, ये सरकार और जनता दोनों को कंफ्यूज करते हैं। आप अभी फिलहाल टपे हुए हैं कि नहीं इतना कर दीजिए, इतना कर दीजिए, इतना कर दीजिए। विपक्ष का पिछले 11 वर्षों में जो रवैया रहा है, उसको अगर आप उसके आलोक में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि विपक्ष कोई न कोई बहाना सरकार के हर कार्यों के लिए टिप्पणी करने के लिए खोज लेता है। अभी वर्तमान बजट में जो प्रबंध किए गए हैं वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, लॉन्ग टर्म को देख करके अप्रोच है। आखिर जो नॉलेज गैप है किसानों में, जो ज्ञान की कमी है, उसको लेकर के फोकस करके काम किया गया है। अगर इसका विरोध है, ये आखिर क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक मंशा समझ में आती है कि इन नेताओं की मोनोपोली टूटेगी उससे। ये जितनी अच्छी तरह से भ्रम फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, ये तब तक ही प्रासंगिक है जब तक ये अफवाहों को फैला पा रहे हैं। आखिर जो विकासवादी योजनाएं हैं किसानों को लेकर के, उनको इसमें प्रॉब्लम क्या है?
इसका समर्थन क्यों नहीं करते? साथ ही किसानों में इसका विपणन क्यों नहीं करते? आखिर परेशानी क्या है? वो जो एलोकेशन हुआ है फंड का, वो जो फंड सुरक्षित किए गए हैं, उनसे इनको क्या परेशानी है? जी जी प्रदीप भाई, ऐसा लग रहा है पूरी जलेबी बना ली है आपने, उसके बाद भजिए भी तल लिए आपने। आप मुझे ये नहीं बता पा रहे कि आपको कानून बनाने में तकलीफ क्या है। ये बताइए ना कि अगर देश में कानून बन जाए तो इसमें आपको तकलीफ क्या है, मुझे ये बात समझाइए प्रदीप भाई। काम कर रही है उसको आप कब से काम कर रहे हैं? आप कब से काम कर रहे हैं ये बताइए ना। आज तक आपने जो कमेटी बनाई उसका कोई विज्ञापन नहीं आया। प्रदीप जी, फिरोज जी बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। प्रदीप जी, आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, फिरोज जी की बात आ जाए, कांग्रेस प्रवक्ता है, उनकी बात आ जाए, मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने ये कहा था 2014 में कि हम स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे। बोलिए हम गलत कह रहे हो तो आप बोलिए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। तीसरी बात, उन्होंने कहा था कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और उन कृषि कानूनों को वापस लेकर आपको जो है हम एक कमेटी बना रहे हैं, जो कमेटी समर्थन मूल्य पर जो है किसानों को कैसे समर्थन मूल्य पर कानून बने उसको लेकर चर्चा करेगी। आज दिनांक तक कोई बैठक नहीं हुई और कोई विज्ञापन नहीं आया जिसमें मैं जाके, राहुल भाई जाके और भी लोग जाके अपने सुझाव दे सकें उस कमेटी को। ऐसा कोई विज्ञापन नहीं आया आपका, और ना ही आप बात करना चाहते। आपको कानून बनाने में क्या तकलीफ है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि एक लाइन का कानून अगर बन जाए इस देश में तो उससे तकलीफ क्या है? किसान अपनी समर्थन, जैसा राहुल भाई ने कहा कि पहली बोली समर्थन मूल्य से लगेगी, लगने दीजिए। महंगा होगा ना दाम, अगर किसान की जेब में पैसा आएगा तो वो किसान अपने घर में कहीं तिजोरी बिजोरी नहीं खरीदता। किसान जाएगा बाजार से, अपनी है ना, कुछ नहीं होगा छत डाल लेगा वो अपने घर पे, नहीं होगा मोटरसाइकिल खरीद लेगा, नहीं होगा ट्रैक्टर खरीद लेगा। बाजार में पैसा आएगा, उससे सरकार को टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो सरकार जो इकोनॉमी एक है, सरकार को टैक्स भी मिलेगा, बाजार में पैसा आएगा, आपकी अर्थव्यवस्था का चक्कर चलने लगेगा। आपको तकलीफ क्या है? जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिन पे दिन गिर रही है, सर्विस सेक्टर नेगेटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो आपको किसान को देने में तकलीफ क्या है? एक लाइन का कानून बनाने में आपको तकलीफ क्या है? ये हम सब लोग जानना चाहते हैं। चलिए प्रदीप जी। सर, आपके एक लाइन के कानून के विपक्ष में मैं ये कहता हूं कि अगर किसान जागरूक हो जाता है, आधुनिक तकनीक से खेती करना सीख जाता है, अपस्किल हो जाता है, थोड़ा सा जानकार हो जाता है, तो आपको तकलीफ क्या है? प्रदीप भाई, हमारे पूर्वज जो थे ना, खरिया बोया करते थे। जो खरिया कहते हैं ना, गेहूं, आप समझते होंगे, वो बोया करते थे, और ज्यादातर खेत खरीफ की फसलें ही नहीं हुआ करती थी। आज हम इतने अच्छे हाइब्रिड बीज लाए, अच्छी कंपनियों के हम है ना पेस्टिसाइड लाए, हम लोगों ने इतना 100% मैकेनाइज्ड कर दिया, लेकिन किसान जो है वो गरीब का गरीब है। पूछो उससे क्यों, तो कह रहा है दाम नहीं मिलता हमको। हम दामी की तो बात कर रहे हैं। बताओ आज आपको बैलगाड़ी कहां देखने मिलती है पूरे देश में? आप बताइए कहां आपको वाटर पंप नहीं देखने मिलता? जहां भी जमीन में पानी है वहां किसान के पास ट्यूबवेल है। आप बताइए कौन हाइब्रिड बीज नहीं बोता? आप मुझे समझाइए तो इन सब चीजों को। तो लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते। आपकी और एक चीज सुन लीजिए, डीएपी जो है सरकार ने इंपोर्ट नहीं की, अब वो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स बेचो आप, और हमारे मध्य प्रदेश में किसान डीएपी खरीद नहीं रहा, और आप खाद्य सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर की वो आप और गिरा दो नीचे। तो आप क्या करना क्या चाह रहे हो? हमको ये तो बताओ। दाम दो नहीं और सब्सिडी और कम कर दो, तो फिर कैसे चलेगा ये? चलिए तो उत्तर ले लेते हैं। प्रदीप जी देखिए, अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे से जो वक्ता भी बोल रहे थे, क्योंकि स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, ये किस पार्टी या किस विचारधारा से सहमति रखते हैं? कांग्रेस से है फिरोज सिद्दीकी जी। ठीक, और खांटी किसान है वो। मैंने बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के और किसान है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया जी। 1998 में जब अटल जी की सरकार आई, 2004 तक चली, उसके बाद 2014। तो अगर हम कहें तो हमारा जो शासन था वो करीबन 16 साल के आसपास रहा। हमारे कंपेयर टू 55 वर्षों का लगातार शासन जो है कांग्रेस का रहा है, जिसके भाई साहब जो है इसीलिए बड़ी जानकारी की बातें भी कर रहे हैं। तो राहुल भाई की तकलीफ भी इनको लग रही है, क्योंकि राहुल भाई तो सदन में कुछ और ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। बहरहाल 55 वर्षों के शासन काल में ये राहुल राज जी है, राहुल गांधी नहीं है।
राहुल, तब इसमें कम्युनिकेशन का दोष है। बहरहाल सदन में तो राहुल जी ही पूछेंगे ना सवाल। जी जी, सदन में तो राहुल जी ही सवाल पूछेंगे। ये राहुल राज जी किसान नेता है। अरे ठीक है सर, और शंभू वायरल में जो किसान बैठे हैं उनके समर्थक हैं। वो किसान नेता है, मेरा उनको प्रणाम बोल दीजिए जी। मैं देख तो पा नहीं रहा हूँ, लेकिन राहुल जी का रवैया सदन में बहुत देख पाएंगे, बहुत सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी है वो। तो राहुल जी जो सदन में है वो कितने प्रतिशत असली नेता है और कितने प्रतिशत वो असली किसान है, ये तो देश की जनता जानती ही है जी। बहरहाल मैं जो तथ्य रखना चाह रहा था कि आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपया में 15 पैसा पहुंचता है। आज सरकार अगर साल भर में 6000 भेजती है तो वो सीधे किसान के अकाउंट में भेजती है। ये परिवर्तन है। और अगर आप ये पकड़ के बैठे हैं तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा लॉजिक बता दीजिए कि 2006 से 2014 तक जिस कारण से आपने रोके रखा, हो सकता है वही अभी भी कारण हो वर्तमान सरकार में। मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरी पार्टी जो डिसीजन लेती है उसको जनता तक पहुंचाना मेरा काम है। मैं आप तो विश्वगुरु बना रहे थे साहब। सुन लीजिए आप विश्वगुरु बना रहे थे, किसानों की आय दुगनी करने का वायदा आपने किया था, तो हम उसी की तो बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी 2006 से लेकर 2014 तक जो क्लासिफाइड फाइल थी स्वामीनाथन जी की, हो सकता है अभी वो अनक्लासिफाइड हो, तो मैं नहीं अभी आपको बता पाऊंगा कि क्यों उसको नहीं लागू किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि बीते 55 वर्षों का शासनकाल और हमारा 16 वर्षों का शासनकाल किसानों की दशा में बहुत बढ़िया प्रगति हुई है। अगर उतनी ही प्रगति आपके शासनकाल में हुई होती तो आज आप ये सवाल नहीं कर रहे होते। फिर से एक बार कहता हूं कि सरकार का इस समय इस वर्तमान बजट में जो है किसानों को अपस्किल करना, उनको बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना, ये उन कानूनों से कहीं बढ़कर के है, उन उपबंधों से ज्यादा अच्छा है जिसकी आप चाहते हैं। अब आपके मन की बात नहीं हो रही तो आप किसी को पकड़ के विरोध करें, ये भ्रम फैलाना कहा जाता है। तो प्रदीप जी राहुल जी किसान नेता कुछ कहना चाहे, बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय है। राहुल जी। प्रदीप जी देखिए, सामान्य किसान की भावना से आप कितना भी कृषि नवाचार करें उसका स्वागत है, आप हमें स्किल्ड करना चाहते हैं उसका भी स्वागत है। सीधा सीधा मुझे एक लाइन में ये बताइए, केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य पर खरीदी गारंटी कानून बनाने के लिए कौन रोक रहा है? आखिर वो क्या कारण है जिसके चलते केंद्र सरकार ध्वनि मत से समर्थन मूल्य पर खरीदी गारंटी कानून पास नहीं कर पा रही है? बस इतना सा जवाब दीजिए, सामान्य भाषा में दीजिए, पूरे देश का किसान आपको देख रहा है। चलिए प्रदीप जी। देखिए, वर्तमान हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार। अगर आप ऐसा समझते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की नीयत में कोई खोट है तो मैं बड़े भरोसे और बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कभी नहीं है। निश्चित तौर पे समय आने पे ही अपने काम होंगे। सरकार ने जो अभी का बजट एलोकेट किया है उसमें 11 प्रदीप जी मेरा निवेदन है, बजट की बात ना करें। बजट आपकी रियासत से अच्छा है जो है उसे छोड़िए। सामान्य भाषा में सरकार की मंशा पे भी कोई शक नहीं कर रहा, बहुत अच्छी मंशा होगी सरकार की, बहुत सोच रही हो किसान की। आप तो साधारण भाषा में ये बताएं आखिर क्या कारण है, जैसे हमने कहा कि भाई हमारे एमएसपी गारंटी कानून के लिए ये एक पॉइंट होते हैं, आप हमें साधारण भाषा में बताएं आखिर क्या वजह है कि सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी गारंटी कानून नहीं बना पा रही? कोई तो वजह होगी ना, हमको वजह जानना चाहिए। राहुल जी, किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता की एक अपनी सीमाएं होती हैं। उस सीमा के साथ प्रदीप जी ये नहीं कह सकते क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर तक की बात है। जी जी प्रदीप जी, मैं देखिए थोड़ा संक्षेप में प्रदीप जी, समय कम है। वो आपकी जबरदस्ती पे सरकार उसको नहीं करेगी। सरकार को जब लगेगा कि ये देश हित में है और किसान हित में है तो सरकार उसको जरूर कर देगी। आप अगर ये चाहेंगे कि आपके प्रेशर पॉलिटिक्स पे सरकार झुक जाए तो इसका ये स्वप्न है, इसको बदल देना चाहिए। चल रथ साहब, बहुत संक्षेप में टिप्पणी, चूंकि बात बहुत दूसरी तरफ निकल गई थी और बहुत ज्यादा बहस हो गई, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी इस पे, पूरे मुद्दे पे, इस आंदोलन पे जानना चाहेंगे और अभी की जो बहस हुई है उस पे बहुत संक्षेप में। रथ साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी हेलो, जी जी हाँ जी 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 जी, अब आपकी आवाज आई। जी जी, जो बात है कौन सी ताकत है जो सरकार को रोक रही है, उसको लेकर के जो बात हुई अभी,
और आपने सीमाएं बता दी कि जो प्रवक्ता हैं उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, वो सब कुछ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है सरकार के सामने संकट यह है कि किसान के रूप में उसके सामने वोट बैंक तो है, लेकिन जो नोट बैंक है वो जिन लोगों के हाथ में है, नोट बैंक वाले लोग ज्यादा ताकतवर हैं, शायद इसलिए किसान हित में निर्णय नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ये आंदोलन किसानों का एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं में आने के लिए अब डटा हुआ है। और आज की जो बातचीत थी उसमें जो लब्बो-लुआब था, जो किसानों के लिए बीज को लेकर के, किसानों के लिए खेती के आधुनिकतम तरीके के बाद फिर से प्राकृतिक खेती की ओर वापसी को लेकर के जो बजट में आवंटन है, और जो पिछले बजट का मुझे याद आ रहा था कि ड्रोन पे सरकार ने काफी जोर दिया था, केंद्र सरकार ने। इस बार वो ड्रोन वाला मुद्दा मुझे बजट में दिखा नहीं कहीं पर, लेकिन सरकार आधुनिक करना चाहती है खेती को और खेती से जुड़े प्रक्रिया को आधुनिक करना चाहती है, लेकिन किसानों को उस तरह से सशक्त बनाने का संभवतः सरकार का इरादा नहीं है। ये विपक्ष और सत्ता के बीच की खींचतान से जाहिर हो रहा है। छत्तीसगढ़ से होने के नाते मैं ये जानता हूं कि धान का बोनस मूल्य मिलने के बाद किसानों को आर्थिक ताकत किसानों की बढ़ी है, और इसी कारण शायद छत्तीसगढ़ के किसान जो अभी दिल्ली में आंदोलन होते रहे हैं किसानों के, उसमें उस तरह बड़े पैमाने पे भागीदारी नहीं करते रहे हैं। तो ये तय है कि किसानों को अगर सशक्त बनाया जाएगा तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को उसका फायदा मिलेगा। किसानों को अगर ये एमएसपी मिलता है, अगर एमएसपी के लिए कानून होता है तो उसका निश्चित रूप से फायदा देश को होगा। और ये बात देखने वाली होगी कि आगे चल के सरकार इस मुद्दे पर कितना किसानों की बातों को ध्यान में रख करके अपने निर्णय बनाती है। या इस बार जो मंत्री स्तरीय समिति जाती है किसानों के पास डिस्कशन के लिए या सरकार की तरफ से, तो शायद उससे किसानों को फायदा हो, क्योंकि जी बिल्कुल सही बात कहा रथ साहब है, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो गया है। रथ साहब समय समाप्त हो गया है, रहे हैं तो शायद उनकी भागीदारी इस आंदोलन में बातचीत से फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद रथ साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। फिरोज जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, राहुल राज जी आपका भी, यश भारती जी आपका भी, और अपना अमूल्य समय दिए इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जारी टकराव की। एक तरफ किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी कानून के नाम पर सरकार ने किसानों के साथ सिर्फ वादा खिलाफी की है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि सरकार के लिए भी एमएसपी को कानून के दायरे में लाने की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अगर एमएसपी गारंटी कानून लाया जाता है तो सरकार के खजाने पर, जैसा कि कहा जाता है कि सालाना 10 लाख करोड़ का भार बढ़ेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।